जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संविधान की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहाँ आज अपन चर्चाओं पर होंगे संसद। तो बताने वाले दोस्तों कि क्या होती है संसद, क्या कार्य करती है संसद, कौन शामिल होता है संसद में। तो बने रहिएगा आज आप हमारे साथ, क्योंकि आज आपके समक्ष होगा बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संसद यानी भारतीय संसद। तो पहला क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्वेश्चन आता है कि संसद का वर्णन किस भाग में किया गया। यदि क्वेश्चन आता है कि जो भारतीय संसद है उसका वर्णन किस भाग में किया गया है, तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि भाग पांच में अनुच्छेद 79। क्लियर दोस्तों, भाग 5 में अनुच्छेद 79 इसमें संसद का वर्णन किया गया है, भारतीय संसद का वर्णन किया गया है। यदि कल प्रश्न निकल कर आता है कि संसद का वर्णन किस भाग में किया गया है, तो दोस्तों भाग 5 और अनुच्छेद 79 में। अब क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि 79 में जो संसद का वर्णन है, संसद किसे कहेंगे, क्या होती है संसद। तो दोस्तों याद रखिएगा, संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से जो मिलकर व्यवस्था गठित की जाती है उस व्यवस्था को कहते हैं संसद। क्या कहते हैं, संसद। अब प्रश्न निकल कर आता है कि संसद के कुल कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। और संसद के 3 अंगों में मुख्य अंग 2 होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा आपका अपना राज्यसभा। यानी कल प्रश्न निकल कर आता है कि संसद के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो संसद के मुख्य अंग 2 होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और अभिन्न अंग के रूप में प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति को जाना जाता है। तो संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग होते हैं। मुख्य अंग कितने हैं, तो 2 होते हैं। और 2 में कौन कौन से हैं, तो एक लोकसभा एक राज्यसभा, ये संसद के मुख्य अंग कहलाते हैं। और दोस्तों, जो संसद में प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति रहता है वह अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। क्लियर, कौन, आपका प्रेसिडेंट। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे कि मुख्य अंग अपन ने बात की लोकसभा और राज्यसभा, तो इन पर अपन चर्चाएं करने वाले हैं कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों 81 यानी अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, अनुच्छेद 80 में आपके राज्यसभा का वर्णन है। यानी अनुच्छेद क्लियर हुआ, 80 अनुच्छेद में राज्यसभा होगी और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। तो पहला क्वेश्चन यहीं से पहले अपन लोकसभा को क्लियर करते हैं, फिर राज्यसभा को क्लियर करते हैं। क्लियर कि लोकसभा का पहला प्रश्न निकल कर आता है गठन, यानी लोकसभा का गठन कब किया गया था। तो क्लियर, तो लोकसभा का गठन किया गया था दोस्तों 1952 यानी सन 1952 में। यदि प्रश्न आता है कि लोकसभा का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1952 में, 1952 यानी 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। क्या किया गया था, गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बनता है लोकसभा के नाम, यानी लोकसभा को किस किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे अपन कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं, निम्न सदन। और क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को अपन कहते हैं अस्थायी सदन। क्या कहते हैं, अस्थायी सदन। और क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं अपन लोकप्रिय सदन। क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन। तो क्लियर है कि जो भारतीय संसद में लोकसभा मुख्य अंग के रूप में है उसे अपन किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों उसी को अपन ने कहा, इसे निम्न सदन कहते हैं, इसे अस्थायी सदन कहते हैं और इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जनता के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। अर्थात जनता
जिन्हें डायरेक्ट चुनाव में विजयी करके संसद में पहुंचाती है, अर्थात लोकसभा के सदस्य। इसीलिए लोकप्रिय सदन कहते हैं। अब अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अनुच्छेद 85 में, अनुच्छेद 85 में हमारे ये व्यवस्था की गई है कि लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं अस्थायी सदन। और क्योंकि इसे बीच में ही भंग किया जा सकता है, इसीलिए इसे कहते हैं निम्न सदन। तो कल प्रश्न आता है कि अनुच्छेद 81 में किसका वर्णन है? तो लोकसभा का वर्णन है। लोकसभा जिसका गठन किया गया था 1952 यानी सन 1952 में। फिर हमने बात की कि लोकसभा को निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन यानी निम्न सदन। एक बार पुनः सुनेंगे दोस्तों कि क्या किस नाम से जाना जाता है। तो हमने बात की है कि लोकसभा को क्या कहते हैं भैया? लोकसभा को कहते हैं निम्न सदन। क्या कहते हैं? निम्न सदन। और क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहते हैं अस्थायी सदन। क्या कहते हैं? अस्थायी सदन। और क्या कहते हैं इसे? इसको कहते हैं लोकप्रिय सदन। क्या कहते हैं दोस्तों? लोकप्रिय सदन। तो क्लियर कि लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, अस्थायी सदन भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। और हमने रीजन भी बता दिया इसे निम्न सदन क्यों कहते हैं, इसे अस्थायी सदन क्यों कहते हैं और इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं। क्लियर। इसके बाद आते हैं सदस्यों का। सदस्यों की कुल संख्या। सदस्यों की कुल संख्या यानी लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा दोस्तों 552। ये कैसी होगी? अधिकतम। कैसी होगी? अधिकतम। यानी लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 552 सदस्य हो सकते हैं। हमने क्या बात की है कि लोकसभा में कुल संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 यानी 552। कितने? 552। वर्तमान में देखेंगे दोस्तों 545। ये कब की है? ये है वर्तमान की। ये है वर्तमान यानी प्रेजेंट की। देखिए हमने कहा है कि 552 अधिकतम हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अधिकतम। यानी 552 से ज्यादा सदस्य लोकसभा में नहीं हो सकते। लेकिन अगर कल प्रश्न आता है कि वर्तमान भारतीय संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 545 यानी 545 है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये 552 सदस्य कैसे होंगे। तो देखिएगा 552 सदस्यों में से 530 सदस्य। कितने सदस्य दोस्तों? 530 सदस्य। कितने? 530 सदस्य। भारत में कितने राज्य हैं? 8। कितने राज्य? सॉरी 28। कितने राज्य हैं? 28। तो 530 सदस्य 28 राज्यों से आएंगे। कहां से आएंगे? 28 राज्यों से आएंगे। देखेंगे 20 सदस्य। कितने सदस्य? 20 सदस्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश है भारत में? 8। तो केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे कितने? 20 सदस्य। और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे। क्लियर? एंग्लो इंडियन होते थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि 530, 20, 50 और 552। कितना हो गया? 552। हमने बात की है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 552 होगी। और 552 कैसे होगी? तो हमने कहा है कि 530 सदस्य 28 राज्यों से आएंगे, 20 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे और 2 सदस्य
राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन मनोनीति किए जाएंगे। अब ये एंग्लो इंडियन सदस्य क्या होता है? एंग्लो इंडियन अर्थात विदेशी सदस्य, एक प्रकार से विदेशी सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीति किए जाते हैं अनुच्छेद 331 के तहत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 331 में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीति करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। परंतु हम वर्तमान में देखेंगे दोस्तों, वर्तमान में देखेंगे क्या कि जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, 2 एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे, क्या होते थे? एंग्लो इंडियन सदस्य, एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे। उन्हें भारतीय संविधान में 104 नंबर का, कौन से नंबर का? 104 नंबर का क्या किया गया? संविधान में संशोधन किया गया है। और यह संशोधन कब किया गया? 2020 यानी 2020 में। हम क्या बात कर रहे थे कि लोकसभा में अधिकतम 552 होंगे। किस प्रकार से होंगे? तो 530 28 राज्यों से होंगे, 8 केंद्र शासित से 20 सदस्य और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीति किए जाएंगे अनुच्छेद 331 के तहत। लेकिन वर्तमान की बात कर रहे हैं कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्य जो लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीति किए जाते थे, भारतीय संविधान में 104 नंबर का संशोधन किया गया है सन 2020 में। कब किया गया है? सन 2020 में। और एंग्लो इंडियन समाप्त किए गए हैं। क्या कर दिए गए हैं? एंग्लो इंडियन सदस्य समाप्त कर दिए गए हैं। अर्थात अभी तो वर्तमान में है, परंतु आगे जो 2024 में चुनाव होगा उसमें एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीति नहीं कर सकेगा, क्योंकि भारतीय संसद के लोकसभा सदन में एंग्लो इंडियन सदस्यों को समाप्त कर दिया गया है। 104 नंबर का संविधान में संशोधन किया गया 2020 में यानी 2020 में। अब एंग्लो इंडियन के पद को क्या कर दिया गया है? समाप्त किया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो क्लियर है कि गठन कब किया गया लोकसभा का? तो हमने बात की कि 1952 में। फिर हमने बात की कि निम्न सदन, अस्थायी सदन और लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। सदस्यों की कुल संख्या 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 है। वो अधिकतम थी और ये प्रेजेंट की बात है। 552 सदस्यों में से 530 28 राज्यों से आएंगे, 20 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे और 2 सदस्य अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन के रूप में मनोनीति करता था, जिन्हें 104 नंबर संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में समाप्त कर दिया गया है। और दोस्तों हाल में ये है, बट 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति मनोनीति नहीं कर सकेगा। तो बात करेंगे लोकसभा के आगे के अपन महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चले तो और लोकसभा में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? चुनाव, यानी जो लोकसभा सदस्य होते हैं उनका अपना चुनाव कैसे होता है? तो उनका चुनाव होता है दोस्तों प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार से। कैसे होता है? प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार से। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है, तो हमने तो यहाँ बात कर दी कि प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार से। अब ये प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार क्या होता है? तो प्रत्यक्ष व्यस्त मताधिकार से आता है कि ऐसे भारतीय नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और वे किसी न्यायालय के द्वारा आयोग करार नहीं किए गए हैं, उन्हें अपना बहुमूल्य मत करने का अधिकार होता है। और भारतीय
संविधान में, अर्थात अगर प्रारंभ की बात करते हैं तो मतदाता की आयु 21 वर्ष थी। कितने वर्ष थी दोस्तों? 21 वर्ष थी। और ये 21 वर्ष आयु कब की गई थी? यानी कांग्रेस के 5वें अधिवेशन 1889 में, यानी कांग्रेस का 1889 में 5वां अधिवेशन हुआ। और उसी अधिवेशन के दौरान प्रारंभ की बात करते हैं दोस्तों तो मतदाता की आयु थी 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में मतदाता की आयु है 18 वर्ष। और यह आयु कब की गई है? तो यह की गई 1989 में। और किस संशोधन के द्वारा की गई है? तो 61 नंबर का। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रारंभ में मतदाता की आयु 21 वर्ष थी। कब की गई थी 21 वर्ष? तो 89 यानी 1889 में। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में 61वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब किया गया दोस्तों? तो 1989 यानी 1989 में। और मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष कर दी गई दोस्तों? 18 वर्ष कर दी गई। तो क्लियर है दोस्तों? यदि क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है तो याद रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार से, अर्थात जनता के द्वारा इनका डायरेक्ट निर्वाचन किया जाता है, डायरेक्ट चुनाव किया जाता है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जनसंख्या पर चुनाव होगा। यानी हम इस फैक्ट के माध्यम से आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि यदि एक सांसद प्रतिनिधि चुना जाना है तो उसके लिए कितने जनसंख्या होना अनिवार्य होगी? तो याद रखिएगा दोस्तों 10 लाख। यानी 10 लाख जनसंख्या पर, 10 लाख मतदाता पर एक सांसद प्रतिनिधि चुना जाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मुझे सांसदी का चुनाव लड़ना है तो जो लोकसभा सीट होगी दोस्तों याद रखिएगा उसके लिए कम से कम 10 लाख पॉपुलेशन अनिवार्य होगी। क्लियर? तो एक सांसद प्रतिनिधि, लोकसभा का सांसद प्रतिनिधि कितने पर चुना जाता है? तो 10 लाख की जनसंख्या पर। अगला एक क्वेश्चन बनता है चुनाव दौरान खर्चा। यानी एक लोकसभा सांसद चुनाव पीरियड के दौरान यानी चुनाव के समय कितना खर्च कर सकता है? दोस्तों याद रखिएगा 40 से 55 लाख तक। कितना खर्च कर सकता है? 40 से 55 लाख तक। हमने क्या बात की कि एक सांसद प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर चुना जाता है और एक सांसद चुनाव खर्च के समय 40 से 55 लाख रुपए तक, 40 से 55 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। कितना कर सकता है? 40 से 55 लाख तक। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है शपथ। यानी कल प्रश्न निकल कर आता है कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? यानी शपथ यानी प्रतिज्ञा। क्लियर है? अगर शपथ की बात करते हैं तो इन्हें कौन दिलाएगा? यानी लोकसभा अध्यक्ष दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, प्रधानमंत्री दिलाएगा या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलाएगा या कोई और दिलाएगा? तो हम बात करना चाहते हैं कि लोकसभा के सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा? तो याद रखिएगा कौन दिलाएगा दोस्तों इसे शपथ? इसे दिलाएगा लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलाएगा शपथ? लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। यानी अगर लोकसभा सदस्यों की शपथ की बात करते हैं
कि लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रोटेम स्पीकर दिलाता है इन्हें इनके पद की शपथ, किन्हें? अपने लोकसभा के सांसदों को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा कार्यकाल। कार्यकाल यानी लोकसभा सांसदों का अपना कार्यकाल क्या होगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष। अगर कल प्रश्न आता है कि लोकसभा सदस्यों का अपना कार्यकाल क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका अपना कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। बट याद रखिएगा, पद ग्रहण की तारीख से, अर्थात जिस समय वो अपने पद की शपथ लेंगे, पद ग्रहण करेंगे, तभी से उनका कार्यकाल प्रारंभ होगा, शुभारंभ होगा। तो हमने क्या बात की है कि यदि कल प्रश्न आता है कि लोकसभा सदस्यों का अपना कार्यकाल क्या होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यों का अपना कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन वेतन, यानी इस पर बात करेंगे सैलरी पर, कि कौन सी सैलरी प्राप्त होगी, इन्हें कितनी सैलरी प्राप्त होगी, कितनी वेतन प्राप्त होगी। तो याद रखिएगा, 2.5 लाख रुपए पर मंथ। कितनी प्राप्त होगी दोस्तों? हमने क्या बात की है कि यदि कल प्रश्न आता है कि लोकसभा सदस्यों की अपनी सैलरी यानी वेतन क्या होगी, तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यों को पर मंथ 2.5 लाख रुपया की वेतन प्राप्त होती है। यानी एक सांसद प्रतिनिधि को 2.5 लाख रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा वेतन के रूप में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है पेंशन। क्या बनता है? पेंशन। यानी पेंशन इनकी क्या होती दोस्तों? तो पेंशन रहती है वेतन का 50%। यानी अगर अपन पेंशन की बात करते हैं कि इनकी अपनी पेंशन क्या रहेगी, तो वेतन का 50%। यानी इनकी वेतन 2.5 लाख रुपया है, तो इसका 50% निकालोगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1,25,000। 1,25,000 यानी 1.25 लाख रुपया इन्हें पेंशन के तौर पर प्राप्त होंगे। किन्हें? आपके लोकसभा सांसदों को, किन्हें? लोकसभा सदस्यों को। क्लियर है? तो इनकी अगर वेतन की बात करते हैं तो 2.5 लाख रुपया पर मंथ होगी। अगर पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन कितनी होगी दोस्तों? इनकी पेंशन होगी वेतन का 50%। यहाँ भी हम बात करते हैं लोकसभा का। किसकी बात करेंगे दोस्तों? लोकसभा की। क्लियर है? अब देखना, वेतन आ गई, पेंशन आ गई, पद कार्यकाल आ गया, शपथ आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों इस्तीफा देंगे। किसे देंगे अपना इस्तीफा? याद रखिएगा, किसे देंगे लोकसभा के सांसद अपना इस्तीफा? तो याद रखिएगा, ये अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। किसे देंगे? राष्ट्रपति को। यानी जो लोकसभा, याद रखिएगा दोस्तों कि लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि होते हैं, वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? अब देखिएगा, किसी किसी बुक में मिलता कि वो लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, कहीं कहीं मिलता लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, और कहीं कहीं मिलता है कि राष्ट्रपति को देंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये कंफ्यूजन वाला प्रश्न कैसे है। तो दोस्तों एक्चुअल में है क्या कि इस्तीफा किस आधार पर दिया जा रहा है? पहले इस्तीफा की स्थिति देखी जाती है। जैसे मेरी भाषा समझिएगा आप, मान लीजिए कोई 3 व्यक्ति हैं। क्या है? 3 व्यक्ति हैं। मान लीजिए एक है राजा बाबू,
एक है बाजा बाबू और एक है साजा बाबू। ये तीन व्यक्ति हैं, राजा बाबू, बाजा बाबू और साजा बाबू। अब तीनों लोग मर्डर करते हैं। एक मर्डर किस प्रकार से कर रहा है, डायरेक्ट गोली यानी धाम, डायरेक्ट गोली मार दी तो भी हत्या की यानी 302 की धारा लगी। दूसरा बाजा बाबू क्या करता है कि बाजा बाबू यानी उसके नाक या गला दबा करके यानी क्या फांसी लगा करके मतलब हत्या कर रहा है तो भी अपराध 302 ही लगेगा। एक साजा बाबू है जो इस प्रकार से हत्या कर रहा है कि हत्या करने के टाइम सब्जी की भांति, पालक की भांति कट 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 काट रहा है तो भी 302 ही लगेगा। लेकिन अपराध 302 की धारा तो लगेगी, लेकिन अपराध किस स्थिति में संगीन अपराध जाएगा, राजा बाबू का कि बाजा बाबू का कि साजा बाबू का, तो दोस्तों संगीन अपराध की स्थिति में चला जाएगा साजा बाबू का। क्योंकि भारतीय का संविधान कहता है किसी एक अपराध के लिए 2 बार सजा का प्रावधान नहीं है। साजा बाबू ने हत्या की और फिर पालक की भांति उसे क्या किया, छीला। तो आप समझो तरीके से उसी प्रकार से राष्ट्रपति को देंगे इस्तीफा, कौन, अपने लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि। क्लियर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कार्य, यानी ये लोकसभा के जो सांसद प्रतिनिधि होते हैं इनका अपना कार्य क्या होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संपूर्ण देश या देश के किसी हिस्से के लिए नियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नियम बनाते हैं। हमने बात की कि जो लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि रहते हैं इनका अपना कार्य क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, संपूर्ण देश या देश के किसी हिस्से यानी किसी स्टेट, राज्य के लिए नियम बनाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात रूल्स तैयार करते हैं। देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या बनाते हैं, नियम बनाने का कार्य करते हैं। अगला पद मुक्ति। पद मुक्ति यानी पद मुक्ति कैसे होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, पद मुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यदि किसी सांसद प्रतिनिधि को पद मुक्त किया जाना है तो किसके द्वारा पद मुक्त किया जाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा पद मुक्त किया जाएगा। परंतु किसकी सलाह पर दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब किसकी सलाह पर किया जाएगा, प्रधानमंत्री से। क्यों, क्योंकि दोस्तों लोकसभा बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किसे पद मुक्त किया जाएगा, वो किया जाएगा लोकसभा सांसद प्रतिनिधि को। लोकसभा के सांसद प्रतिनिधि को पद मुक्त किया जाएगा, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। बात करेंगे दोस्तों पदाधिकारियों की। पदाधिकारी यानी लोकसभा में पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा के पदाधिकारी कौन होंगे, एक होगा लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा होगा उपाध्यक्ष। यानी अगर कल प्रश्न आता है कि लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, तो एक होता है लोकसभा अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। यानी ये लोकसभा के क्या कहलाते दोस्तों, पदाधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं, पदाधिकारी के रूप में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यों द्वारा यदि कल प्रश्न आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकसभा सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है। किसका? यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी स्पीकर वाइस स्पीकर। क्लियर? यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अपना कार्यकाल, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अपना कार्यकाल क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इनका अपना कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष का। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष से। यानी पद ग्रहण की तारीख से लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का अपना कार्यकाल होता है 5 वर्ष से। यदि कल प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष का अपना कार्यकाल क्या होता है, तो 5 वर्ष, उपाध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, तो 5 वर्ष, और लोकसभा सदस्यों का अपना कार्यकाल क्या होता है, तो 5 वर्ष। अगला, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शपथ, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उनके अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखिएगा, कोई नहीं। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है, उन्हें उनके पद की, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ कोई नहीं दिलाता। क्योंकि दोस्तों इसलिए नहीं दिलाता क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से सांसद के रूप में शपथ लिए होते हैं। तो कल यदि प्रश्न आता है कि लोकसभा अपने अध्यक्ष पद की शपथ किसके समक्ष ग्रहण करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा, वह किसी के समक्ष ग्रहण नहीं करता। अगला, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस्तीफा देंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष इस्तीफा देंगे, यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है वह अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक दूसरे को, यानी दोस्तों याद रखिएगा, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। तो क्लियर है ना दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देंगे? एक दूसरे को देंगे। तो लेंगे दोस्तों इसके स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं संसद के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। चलो तो चलेंगे दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण देखेंगे अपन। अध्यक्ष की वेतन, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है
लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी अपनी वेतन क्या होगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की जो अपनी वेतन होगी, याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष की वेतन होगी 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए पर मंथ। कितनी होगी दोस्तों, यानी प्रत्येक माह लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख रुपए मतलब वेतन सैलरी प्राप्त होगी। किसे? लोकसभा अध्यक्ष को। अब बात करेंगे दोस्तों उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष की वेतन, यानी कल प्रश्न आता है कि अध्यक्ष की वेतन क्या है, तो हमने बात की है कि अध्यक्ष की वेतन है दोस्तों 4 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन उपाध्यक्ष की वेतन क्या है, तो उपाध्यक्ष की वेतन है 2.5 लाख रुपए पर मंथ। कितना? 2.5 लाख रुपए पर मंथ। किसकी वेतन है, यानी उपाध्यक्ष की। तो दोस्तों याद रखिएगा, उपाध्यक्ष जो होता है उसे उपाध्यक्ष पद की वेतन नहीं दी जाती, बल्कि सांसद के रूप में उसे 2.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी प्राप्त होती है। बात करेंगे दोस्तों पेंशन की। किसकी बात करेंगे? पेंशन। यानी पेंशन क्या होगी, तो दोस्तों पेंशन होगी वेतन का 50%। कितनी होगी? वेतन का 50%। इनकी क्या होगी? इनकी अपनी पेंशन होगी। यानी मान लीजिए 4 लाख रुपया है तो पर मंथ ने 2 लाख रुपया पेंशन के तौर पर प्राप्त होंगे। किन्हें? आपके लोकसभा सदस्य अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। तो क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के काल, यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह अपना कार्य क्या काम करता है, मतलब क्या कार्य है उसका। तो याद रखिएगा, संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करने का। यानी अगर कल प्रश्न आता है कि लोकसभा अध्यक्ष का अपना कार्य क्या होता है, तो हमने पहला कार्य क्लियर किया दोस्तों कि यह संयुक्त अधिवेशन। याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में यह व्यवस्था की गई है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। परंतु उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन की? तो बैठक की अध्यक्षता करेगा आपका लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर। अगला इसका एक कार्य और है दोस्तों, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि यदि आता है लोकसभा अध्यक्ष के अपने कार्य क्या होते हैं, तो हमने बात की है कि संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता का कार्य करने का कार्य करता है, और क्या करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या साधारण विधेयक, इसका निर्णय या इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन? आपका कौन सा विधेयक धन विधेयक है या कौन सा विधेयक साधारण विधेयक, इसका निर्णय का कार्य करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है दोस्तों कि भारत के प्रथम
लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष, यानी हमारे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। यदि इन्हीं को बोला जाता है जी.वी. मावलंकर। क्या बोला जाता है दोस्तों? जी.वी. मावलंकर। क्लियर? जी.वी. गणेश वासुदेव मावलंकर। यदि कल प्रश्न आता है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, प्रथम महिला, यानी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, मीरा कुमार। कौन थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, मीरा कुमार। ये हमारे भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। कभी एक प्रश्न और आता है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा, उनका नाम आता है सुमित्रा महाजन। क्या नाम आता है? सुमित्रा महाजन। ये मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंध रखती है। कहां से संबंध रखती है दोस्तों? इंदौर से संबंध रखती हैं, जिन्हें ताई जी के नाम से, याद रखिएगा, ताई जी के नाम से भी जाना जाता है सुमित्रा महाजन को। याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। और मध्य प्रदेश में जन्मी प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो ये सुमित्रा महाजन थी, जिन्हें ताई जी के रूप में जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, और ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंध रखती हैं। तो क्लियर? अगला, वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष, यानी कल प्रश्न आता है कि वर्तमान यानी प्रेजेंट के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। यानी ओम बिरला वर्तमान के लोकसभा अध्यक्ष, यानी हमारे भारत के जो प्रेजेंट के लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है दोस्तों? ओम बिरला के रूप में जाना जाता है, जो वर्तमान के आपके क्या है? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर? अगला, लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। क्लियर दोस्तों? भंग किया जा सकता है या किया जाता है। क्लियर? यदि कल प्रश्न आता है कि लोकसभा को कौन भंग करता है दोस्तों, याद रखिएगा, किसके द्वारा भंग किया जा सकता है या भंग करता है? तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 में यह व्यवस्था है कि लोकसभा को भंग करने का जो पावर है, अधिकार है, वह प्रेसिडेंट को प्राप्त है। तो कौन भंग करेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति। क्लियर? अगला, लोकसभा का अधिवेशन बुलाने व संबोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। बहुत बड़ा प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों
कि लोकसभा का अधिवेशन बुलाने व उस अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को। किसे प्राप्त होता है दोस्तों? राष्ट्रपति को। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लोकसभा बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकेगा जो लोकसभा बहुमत दल का क्या हो? नेता हो। वह व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, संसद के कुल सदस्यों का 1/15 सदस्य तक मंत्री बनाए जा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न। यानी कितने अधिकतम मंत्री बनाए जा सकते हैं? तो हमने क्या बात की है? संसद के कुल सदस्यों का 1/15 सदस्य तक उस देश की शासन व्यवस्था में मंत्री पद प्राप्त कर सकते हैं। यानी संसद के कुल सदस्यों का 1/15वां भाग निकलेगा, उतने तक क्या बन सकते हैं? मतलब मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, यदि कोई लोकसभा सांसद प्रतिनिधि संसद सत्रकाल के दौरान बिना सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि यदि कोई लोकसभा सांसद प्रतिनिधि संसद सत्र, याद रखिएगा दोस्तों, संसद के सत्र एक वर्ष में 2 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 2 सत्र। और दोस्तों याद रखिएगा, 2 सत्रों के मध्य 6 माह का क्या होता है? अंतर होता है। क्या होता है? 6 माह का अंतर होता है। क्लियर दोस्तों? कि हमने क्या बात की है कि एक वर्ष में संसद के 2 सत्र होते हैं और 2 सत्रों के मध्य 6 माह का अंतर होता है। तो हम वही बात यहाँ कहना चाहते थे, यदि कोई लोकसभा सांसद प्रतिनिधि संसद सत्र काल के दौरान बिना सूचना के यानी बिना जानकारी के 60 दिन तक यानी 2 माह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। क्या की जाएगी? समाप्त की जाएगी। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आगे के विशेष महत्वपूर्ण तथ्यों पर। लेंगे इसका स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया।
चले दोस्तों, चलिए हमने बात की अभी कि यदि कोई लोकसभा सांसद प्रतिनिधि संसद सत्र काल के दौरान बिना सूचना के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा सदस्यों को साधारण विधेयक में राज्यसभा की भांति बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि लोकसभा सदस्यों को साधारण विधेयक में राज्यसभा की भांति बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। यानी दोनों लोकसभा और राज्यसभा को किसी साधारण विधेयक पे 50-50 अर्थात बराबर का अधिकार प्राप्त होता है। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। लोकसभा को धन विधेयक में पूर्णतः अधिकार प्राप्त होते हैं। हमने क्या बात की दोस्तों कि साधारण विधेयक का अगर जिक्र करते हैं तो संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा को बराबर का अधिकार है। लेकिन फिर हम बात कर रहे हैं धन विधेयक की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? धन विधेयक की। धन विधेयक में लोकसभा को पूर्णतः अधिकार प्राप्त होते हैं। पूर्णतः अर्थात राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय रहता है दोस्तों, और 14 दिन के भीतर यदि राज्यसभा उस धन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं ले पाती या मान लीजिए कोई संशोधन या कोई विचार नहीं कर पाती तो वह धन विधेयक पारित माना जाता है। और यदि 14 दिन के भीतर राज्यसभा किसी प्रकार का कोई सुझाव देती है तो उस सुझाव को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, यह लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। क्लियर? लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं। यदि लोकसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए आवश्यक योग्यताएं याद रखिएगा। ये आवश्यक योग्यताएं इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल लगभग सभी को पता होगी कि पहली योग्यता है दोस्तों कि भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरी महत्वपूर्ण योग्यता क्या होगी कि 25 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु पूर्ण
कर चुका हो। हमने क्या बात की है कि कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी महत्वपूर्ण योग्यता, पागल, अपराधी या दिवालिया ना हो। पागल, अपराधी या दिवालिया ना हो। तो दोस्तों आप पागल तो जान ही रहे होंगे, अपराधी भी जान रहे होंगे, ये दिवालिया एक्चुअल में क्या होता है। तो दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि जब बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, व्यापारी भाई हमारी भारत सरकार से अरबों खरबों का लोन ले लेते हैं और लोन चुकाने में सक्षम नहीं होते, अर्थात नियत में 420 का विचार उत्पन्न होता है, तो अपने आपको अपने वकील के माध्यम से न्यायाधीश के समक्ष दिवालिया घोषित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात यदि वो दिवालिया घोषित होते हैं तो उनके द्वारा लिया गया कर्ज एक प्रकार से माफी हो जाएगा, उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भारत सरकार में कुर्की कर ली जाएगी। परंतु याद रखिएगा दोस्तों कि दिवालिया घोषित न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? न्यायालय के द्वारा। तो हमने बताया पागल, अपराधी या दिवालिया घोषित न किया गया हो। चौथी महत्वपूर्ण योग्यता देखेंगे कि वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। क्लियर दोस्तों? यदि किसी व्यक्ति को लोकसभा का सांसद प्रतिनिधि बनना है तो यह भी एक अनिवार्य योग्यता होगी कि वह किसी लाभ का पद यानी सरकारी पद अर्थात भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ या मुनाफा के पद पर पदासीन न हो। तो यह भी एक योग्यता है। पांचवी महत्वपूर्ण योग्यता, वह किसी न्यायालय के द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो। हमने पांचवी महत्वपूर्ण योग्यता क्या बताई है कि वह किसी न्यायालय के द्वारा किसी अपराध के लिए अयोग्य घोषित न किया गया हो, तो वह व्यक्ति लोकसभा सांसद प्रतिनिधि बन सकेगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छठवीं योग्यता, वह सांसद प्रतिनिधि पद के लिए योग्य हो। अब सांसद प्रतिनिधि पद के लिए योग्य हो अर्थात वह इतिहास में यानी पीछे बैकग्राउंड उसका देखते हैं, निर्वाचन आयोग की मतलब देखी जाती है, संपत्ति के उसके ब्यौरा देखा जाता है, उस पे वह सांसद प्रतिनिधि के लिए योग्य है या अयोग्य है। ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं जिसने संगीन अपराध के लिए 6 माह से ज्यादा सजा प्राप्त कर ली हो। याद रखिएगा, ऐसे व्यक्तियों को लोकसभा सांसद प्रतिनिधि के पद पर पदासीन नहीं किया जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो हमने देखी है कि वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल, अपराधी, दिवालिया ना हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद अर्थात सरकारी नौकरी पर कार्य न कर रहा हो, और वह किसी न्यायालय के द्वारा किसी अपराध हेतु आयोग घोषित न किया गया हो, और वह सांसद प्रतिनिधि बनने के लिए क्या योग्यता रखता हो, तभी वह व्यक्ति उस पद पर पदासीन हो सकेगा। कौन? आपका लोकसभा सांसद प्रतिनिधि। क्लियर? लोकसभा सांसद प्रतिनिधि। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, लोकसभा
के सदस्यों का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष 5 से 6 वर्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न। कभी क्वेश्चन आता है कि लोकसभा सदस्यों का, याद रखिएगा दोस्तों, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कब किया गया था? तो याद रखिएगा कब किया गया था? तो दोस्तों 1976 में। और किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वें संशोधन, यानी भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि इस संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन किया गया था जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंचनिरपेक्षता, अखंडता ये शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। और दोस्तों इसी संशोधन के द्वारा, यानी 42वें नंबर का संशोधन जो 1976 में किया गया, इसी संशोधन के द्वारा लोकसभा का अपना कार्यकाल 5 वर्ष से कितना किया गया था? 6 वर्ष किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा इसे पुनः 6 से 5 वर्ष तक किया जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर किया जाएगा, यानी 44वें नंबर का एक पुनः संशोधन किया जाएगा। और वह संशोधन कब किया जाएगा? 1978 यानी 1978 में। और पुनः 6 वर्ष से कितना किया जाएगा? 5 वर्ष किया जाएगा। कितना किया जाएगा? 6 से 5 वर्ष, यानी 42वें संशोधन के द्वारा 5 से 6 वर्ष किया गया, लेकिन 44वें संशोधन द्वारा पुनः 6 वर्ष से कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया, यानी किसका कार्यकाल? आपके लोकसभा के सदस्यों का। क्लियर? अगला, भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य से चुने जाते हैं। हमने क्या बात की है दोस्तों? यदि आता है कि भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद या सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य से। कितने सांसद चुने जाते हैं दोस्तों? याद रखिएगा 80। कितने चुने जाते हैं? 80 सांसद चुने जाते हैं आपके अपने उत्तर प्रदेश राज्य से। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य से लोकसभा के कुल 29 सदस्य चुने जाते हैं जिनमें से 10 सीटें आरक्षित हैं। कितनी सीटें? 10 सीटें आरक्षित हैं। 4 सीटें एससी और 6 सीटें एसटी के लिए। क्लियर दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य से कितने चुने जाते हैं सांसद? 80। जो भारत में सबसे ज्यादा सांसद प्रतिनिधि चुने जाते हैं वह है उत्तर प्रदेश राज्य। फिर हमने बात की कि मध्य प्रदेश राज्य से लोकसभा के कुल 29 यानी 29 सदस्य चुने जाते हैं, जिनमें से 10 सीटें आरक्षित है। कितनी सीटें आरक्षित है? 10 सीटें। उनमें 10 सीटों में से
4 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं और दोस्तों याद रखिएगा 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। कितनी सीटें? 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और याद रखिएगा 4 सीटें एससी के लिए आरक्षित की गई हैं। किसमें? आपके मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सदस्यों में से कुल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 10 सीटें आरक्षित हैं, जिनमें से 4 सीटें एससी के लिए और 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं। किसमें? आपके लोकसभा में। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों लोकसभा से दी गई जानकारी से कहीं ना कहीं आपको संतोषी होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास बेहतर समझ में आई होगी और क्लास बेहतर समझ में आई तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।